हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये जो कोर्स है हमारा डेट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स है हमारा, जिसके अंदर हम बेसिक लॉजिक पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 और ट्रुथ टेबल, लॉज ऑफ लॉजिक, ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे शुरू के लेक्चर्स के अंदर। मेन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा इस कोर्स का वो हमारा ये है कि हमें स्टेटमेंट्स बनानी आती हैं, उन स्टेटमेंट से प्रोपोजिशन डिज़ाइन करनी आती हो, हमें फॉर्मल लॉजिक का पता हो कि फॉर्मल लॉजिक क्या चीज़ होती है और हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं फॉर्मल लॉजिक से स्टेटमेंट को। इसी तरह से हम रिकर्सिवली टर्म्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, रिकर्सिवनेस होती क्या है एक्चुअली, रिलेशंस क्या होते हैं, और हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू किसी भी लॉ को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने लॉजिक्स के थ्रू डिफरेंट आर्गूमेंट्स को प्रूव करना है। हमारी जो स्किल है उन लॉजिक्स को किसी आर्गूमेंट के थ्रू प्रूव करने की, उस स्किल को इन्हेंस करने के लिए हम बेसिकली डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ेंगे। ये हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं, ये हैंडआउट्स भी आपको मिल जाएंगे, आपने उसको फॉलो करना है। मेन जो टॉपिक हैं उसमें लॉजिक है, सेट एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स है, रिलेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है, फंक्शंस हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, रिकरेंस रिलेशंस, मैथमेटिकल इंडक्शन, लूप इनवेरिएंट। ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन, लूप इनवेरिएंट और लूप इनवेरिएंट्स हैं, ये बेसिकली यूज़ होते हैं लॉस को प्रूव करने के लिए। और उसके बाद कॉम्बिनेटोरिक्स आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी और ग्राफ एंट्रीज आ जाएगा। मिड से पहले हम बेसिकली यहाँ तक कवर कर रहे होंगे, और मिड के बाद हम उसके बाद की चीज़ें कवर कर रहे होंगे, जिसके अंदर मेन जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ ग्राफ एंट्रीज। व्हाट इज़ डिस्क्रीट एंड व्हाट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल। बेसिकली डिस्क्रीट वर्ड खुद ही बता रहा है कि ये डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं। जिस तरह सेट ऑफ इंटीजर्स अगर लिख दिए जाते हैं 3, -2, -1, 0, 1, 2, ये अलग अलग लिख दिए गए हैं। जब ये अलग लिख दिए गए हैं और यही पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही हमने घूमना है, हम इनके बिटवीन कोई पॉइंट नहीं ले सकते। जैसे 3 से 0 के दरमियान में, -3 से 0 के दरमियान में हम -2.5 नहीं ले सकते, हम सिर्फ -2 को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ये डिस्टिंक्ट नंबर्स हमें दे दिए गए हैं जिनके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं उनको डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहा जाता है। और दूसरे सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं जिसमें आप ये इशारिया वाली वैल्यूज़ और ये जो कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती हैं इनको भी गेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आपके पास ये नंबर्स पड़े हुए हैं, लेट से आपको कहा जाता है कि जी -3 से लेके 3 तक जितने भी नंबर हैं उनका सम निकाल के दे दें। अगर तो आप सिर्फ -3, -2, -1 को कंसीडर कर रहे हैं तो फिर तो सम आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंसीडर करें तो -3 से -2 ही आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ जाती हैं। कैसे इनफाइनाइट वैल्यूज़ आती हैं? अगर आप कंसीडर करें 0 से 1, तो 0 से 1 में 0.1 भी आ जाता है, 0.11 भी आ जाता है, 0.111 भी आ जाता है। 0 से लेके 1 तक इनफाइनाइट नंबर बन जाते हैं जिनका सम नहीं निकल सकता। ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये बेसिकली आपके कंटिन्यूस वेरिएबल्स हो जाएंगे। इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसके अंदर भी आपके कंटिन्यूस वेरिएबल्स हो जाएंगे। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स बेसिकली डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं जो कि जिसका कोई ग्राफ नहीं है, लेकिन टूटा हुआ ग्राफ जिसको कहते हैं ना, कि उसमें सिर्फ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उसको बेसिकली इस सब्जेक्ट को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहते हैं। लॉजिक क्या चीज़ होती है? लॉजिक इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट। इट्स बेसिकली अ स्टडी, लॉजिक इज बेसिकली अ स्टडी जिसके अंदर हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं और मेथड्स पढ़ते हैं जो कि आर्गुमेंट को वैलिड करने के लिए या इनवैलिड करने के लिए यूज़ होते हैं। लॉजिक में बेसिकली वो प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं जिनसे हम आर्गुमेंट को या तो प्रूव कर सकते हैं कि ये आर्गुमेंट वैलिड है, या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये आर्गुमेंट आपका इनवैलिड है। ठीक है, हम लॉजिक को इस जुमरे में लेते हैं। सिंपल स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है? सिंपल स्टेटमेंट इज एक्चुअली अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। जिस तरह का बिल्कुल सिंपल एक सेंटेंस होता है, आप इसको कह सकते हैं कि एक सिंपल स्टेटमेंट है।
just like example है 2 + 2 = 4. this is just a mathematics जिसके अंदर आपको एक चीज़ बता दी गई है जिसमें बता दिया गया जी 2 + 2 = 4. और जो अखज़ हो रही है चीज़ 2 + 2 = 4, that is this type of statement is also called proposition. ठीक है. So for example, it is Sunday today. ठीक है. So it is just a sentence, you can call it a simple statement. So if a proposition is true, we say that it has a truth value of true. So हम जो भी आर्गूमेंट देखेंगे हम ये प्रोपोजिशन में चेक करेंगे कि अच्छा यार सिर्फ ये ट्रू है या फॉल्स है. हम ट्रू या फॉल्स में चेक करेंगे, हम ये इसके इर्द गिर्द कहीं पे नहीं होंगे, हम मूव कर रहे होंगे. सिर्फ जैसे ग्रास इज ग्रीन, सो ग्रास इज ग्रीन इज अ प्रोपोजिशन, इज इज ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू. 4 + 2 = 6, दिस इज ट्रू. 4 + 2 = 7, दिस इज फॉल्स. So there are 4 fingers in a hand. This is false, right? Close the door. This is not a proposition. ये कोई proposition नहीं है क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि close the door में आंसर true है या false है. X is greater than 2. Now X is greater than 2 है या नहीं है ये हमें कुछ पता ही नहीं है. So this is not a proposition. He is very rich. So he is very rich है या नहीं है ये मुझे proposition में नहीं पता. So ये proposition ही नहीं है. ठीक है जी. So proposition सिंपल स्टेटमेंट का आपको पता लग गया है, लॉजिक का आपको पता लग गया है कि लॉजिक कहाँ यूज़ होती है, आपको बेसिक डेफिनेशन का पता लग गया है. सो ये देखें ये ग्राफ है आपका, यहाँ पे आपकी कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं. आप इस तरह से नहीं कर रहे कि पॉइंट्स में वैल्यूज़ ले रहे हैं और आप उसी के अगेंस्ट ही सम निकाल रहे हैं. यहाँ पे आपकी कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर आपके पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी वैल्यू आ रही है. नेक्स्ट चीज़ है रूल. If the sentence is preceded by other sentences that make the pronoun or variable reference very clear, then the statement is a statement. Then the sentence is a statement. So एक ऐसी statement, एक ऐसा sentence जो basically किसी एक argument को reinforce कर रहा हो, right? सो जब एक आर्गूमेंट को आप किसी स्टेटमेंट के थ्रू या किसी सेंटेंस के थ्रू रीइंफोर्स कर रहे हो तो वो बेसिकली जो सेंटेंस है वो रूल बन जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल, बिल गेट्स इज एन अमेरिकन, ही इज़ वेरी रिच. सो ये वो रूल्स हैं जो बेसिकली आप किसी भी पर्टिकुलर आर्गूमेंट को बिल्ड अप करने के लिए या उसको रीइंफोर्स करने के लिए आप यूज़ करते हैं, राइट? सो कौन सी स्टेटमेंट है कौन सी नहीं है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी एग्जांपल्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल, x + 2 इज पॉजिटिव. नाउ x + 2 इज पॉजिटिव और नॉट, वी डोंट नो, सो इट्स नॉट अ स्टेटमेंट. सो मे आई कम इन इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, राइट? लॉजिक इज इंटरेस्टिंग, इट्स अ स्टेटमेंट जो कि किसी चीज़ को रीइंफोर्स कर रही है, राइट? इट इज़ हॉट टुडे, ये भी एक स्टेटमेंट है जो किसी को जो किसी सेंटेंस को रीइंस्टेट कर रही है, रीइंफोर्स कर रही है. -1 इज ग्रेटर देन 0. सो -1 इज ग्रेटर देन 0, इट्स आल्सो अ स्टेटमेंट. बेसिकली जो ये चेक करने के लिए कि ये जो ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू है, ये चेक करने के लिए है कि क्या ये इससे बड़ा है या नहीं राइट हैंड साइड से. सो है या नहीं ये चीज़ मैटर नहीं करती, रीइंफोर्स कर रहे हैं आप तो दैट बिकम्स अ स्टेटमेंट. सो x + y = 12, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट. क्यों नहीं है स्टेटमेंट? क्योंकि इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि x में क्या है और y में क्या है. उसके बाद आ जाती है कंपाउंड स्टेटमेंट. अगर आप सिंपल स्टेटमेंट्स को मिला देते हैं आपस में, मिक्स कर देते हैं तो आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट्स बन जाती हैं. कंपाउंड स्टेटमेंट्स में आप क्या करते हैं कि आप लॉजिकल कनेक्शंस यूज़ करते हैं. लॉजिकल कनेक्शंस की एग्जांपल क्या हो सकती है पॉसिबल? लॉजिकल कनेक्शंस की एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं. पहले आपने गेट कुछ पढ़े हैं, कनेक्टिव्स पढ़े हैं, एंड गेट पढ़ा है, और गेट पढ़ा होगा आपने. लेकिन हम दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 + 2 = 5 एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान. सो ये जो पहली लाइन है ये भी ट्रू है, ये जो दूसरी स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है और दरमियान में एंड लगा हुआ है, तो आपका टोटल आंसर ट्रू आएगा. इसी तरह से द ग्रास इज ग्रीन और इट इज़ हॉट टुडे. सो ग्रास इज ग्रीन इज ट्रू, इट इज़ हॉट टुडे. लेट्स से ये फॉल्स हो जाती है
तो फिर भी आंसर आपका एक स्टेटमेंट ट्रू है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका टोटल आंसर ट्रू आ जाएगा, और लगा हुआ है दरमियान में। सो एंड और नॉट, ये गेट हम अभी पढ़ेंगे, कनेक्टिव्स पढ़ेंगे सारे। उसके बाद है जी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू मी, राइट। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हम देखेंगे कि कनेक्टिव इसमें कौन सा यूज़ हो रहा होगा। सो हमारे जो मेन लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं उनमें एंड है, और है, नॉट है, राइट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो एंड और नॉट गेट है वो किसी स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता लग रहा होता है कि क्या चीज़ ट्रू है, क्या चीज़ फॉल्स है। सो कोई स्टेटमेंट है, लेट्स से इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सो नाउ इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस स्टेटमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 17 इज़ डिविजिबल बाय 3 स्टेटमेंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो नाउ हमारे जो कनेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे कनेक्टिव्स हैं निगेशन, हमारा कनेक्टिव है कंजंक्शन, तीसरा हमारा जो कनेक्टिव है वो हमारा है डिसजंक्शन, चौथा इसी तरह से हमारा कनेक्टिव है जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, और पांचवा जो है वो बाई कंडीशनल है। निगेशन कहता है कि यार मुझे जो भी स्टेटमेंट कही गई है, मुझे अगर P स्टेटमेंट कही गई है तो P में जो स्टेटमेंट लिखी गई है मैं उसकी निगेशन कर दूंगा, मैं उसको उल्टा कर दूंगा। फॉर एग्जांपल P में लिखा गया है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो यू विल राइट निगेशन ऑफ P, और उसमें आप लिखेंगे इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सो नॉट आप लगा देंगे, जो भी स्टेटमेंट होगी उसका उलट आप बोल देंगे। कंजंक्शन में क्या होगा, एंड गेट आ जाएगा, एंड गेट की जो सिंबल है वो ये है, और हैट साइन इसको कहते हैं। और एंड गेट में क्या होता है कि आप लिख देंगे इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एंड गेट लगाएंगे, दरमियान में हैट लगाएंगे, और एंड लिखेंगे 17 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। डिसजंक्शन में क्या होता है कि आप लिखेंगे इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और ये डिसजंक्शन बेसिकली और को रिप्रेजेंट करता है, सो और 17 इज डिविजिबल बाय 3। इसी तरह से कंडीशनल है, कंडीशनल के अंदर मीनिंग आ जाता है कि इफ ओनली, इफ एंड देन स्टेटमेंट में एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल में, राइट। सो एरो में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, जब मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगा तो मैं कहूँगा इफ इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान देन 17 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। सो आपने जो भी स्टेटमेंट हैं वो आपने इन्हीं कनेक्टिव्स के अंदर चेंज करनी है एट द एंड। उसके बाद बाई कंडीशनल आ जाता है, बाई कंडीशनल के अंदर इफ एंड ओनली इफ आ जाता है। सो इफ इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इफ एंड ओनली इफ 17 इज डिविजिबल बाय 3। सो ये देखें, ये मैंने सारी एग्जांपल्स अभी आपको दी थी, यही एग्जांपल्स उसने यहाँ पर लिख दी हैं हैंडआउट के अंदर। आप इसको खुद पढ़ के प्रैक्टिस करके आप जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन वर्कआउट आता है वो ये आता है कि हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए जाएंगे और हमने उसको सिंबल्स में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो P एक स्टेटमेंट है, लेट्स से उस P की स्टेटमेंट के अंदर लिखा है इट इज़ हॉट, और Q की स्टेटमेंट में लिखा है इट इज़ सनी। सो नाउ अगर आप निगेशन ऑफ P लिखेंगे तो क्या होगा, P एंड Q लिखेंगे तो क्या होगा, P और Q लिखेंगे तो क्या होगा, निगेशन ऑफ P एंड Q लिखेंगे तो क्या होगा। सो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसके अगेंस्ट उसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखी हुई है। सो जैसे ये यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं हम इंग्लिश टू सिंबल, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्टेटमेंट है इट इज़ हॉट एंड इट इज़ सनी, और इट इज़ हॉट को आपने Q में डाल दिया और इट इज़ सनी को आपने Q में डाल दिया, और इट इज़ हॉट को आपने P में डाल दिया। सो नाउ अगर निगेशन ऑफ P आपसे मांगा जाएगा पेपर में, तो आपने निगेशन ऑफ P में बेसिकली P स्टेटमेंट का उल्ट देना है स्टेटमेंट। सो फॉर एग्जांपल P स्टेटमेंट चल रही है इट इज़ हॉट, तो निगेशन ऑफ P में आप लिखेंगे इट इज़ नॉट हॉट, राइट। इसी तरह से P एंड Q में लिखेंगे आप इट इज़ हॉट एंड इट इज़ सनी, इट इज़ हॉट एंड सनी। ये देखें एग्जांपल। इसी तरह से P और Q में आपने और अंदर लिख देना है, निगेशन ऑफ P में आपने लिखना है इट इज़ नॉट हॉट, और एंड Q में लिखना है बट सनी, राइट। सो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, सो इट इज़ नाइदर हॉट नॉर सनी, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल है जिसमें H है, W है और S स्टेटमेंट है। H स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि ज़िया इज़ वेल्दी, ज़िया इज़ हेल्थी। W के अंदर लिखा है ज़िया इज़ वेल्दी, S में लिखा हुआ है ज़िया इज़ वाइज। सो जब आप ट्रांसलेट करेंगे इसको कंपाउंड स्टेटमेंट लेकर,
फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन ये लिखी हुई है, आपने उसके अगेंस्ट या तो स्टेटमेंट लिखनी होगी या आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपने उसके अगेंस्ट कंपाउंड ये जो प्रोपोजिशन है ये लिखनी है, राइट। सो फॉर एग्जांपल ज़िया इज हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज। सो ज़िया इज हेल्दी का मतलब है कि ये एच स्टेटमेंट है, फिर लिखा हुआ है एंड वेल्दी, एंड वेल्दी का मतलब ये के दरमियान में एंड गेट है, सो एच एंड डब्ल्यू लिख दिया आपने। उसके बाद आपने फिर दोबारा बट नॉट वाइज लिख दिया है, दैट मीन्स के एंड गेट दोबारा लगेगा, ये एंड गेट दोबारा लगा है, और ज़िया इज नॉट वाइज तो निगेशन ऑफ एस लग गया, ठीक है। इसी तरह से ज़िया इज नॉट वेल्दी बट ही इज हेल्दी एंड वाइज, सो हेल्दी एंड वाइज और नॉट वेल्दी है तो निगेशन ऑफ डब्ल्यू लग गया। इसी तरह से ज़िया इज नाइदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज, तो सारी निगेशन लग गए, दरमियान में एंड गेट लग गया, राइट। सो इसी तरह से ये आपके पास और एग्जांपल्स हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टेटमेंट एम है जिसमें लिखा है अली इज गुड इन मैथमेटिक्स। सी एक और स्टेटमेंट है अली इज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। सो नाउ अगर आप निगेशन ऑफ सी में जाएंगे तो निगेशन ऑफ सी में जाएगा अली इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये देखें, ठीक है जी। उसके बाद सी और एम अगर करेंगे आप तो लिखा जाएगा अली इज ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और गुड इन मैथमेटिक्स। इसी तरह एम एंड निगेशन ऑफ सी देखें तो निगेशन ऑफ सी स्टेटमेंट थी कि अली इज स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सो निगेशन ऑफ सी में आ जाएगा अली इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, एंड एम गेट एम साथ लिखी है स्टेटमेंट तो आप लिख देंगे अली इज गुड इन मैथमेटिक्स। सो अली इज गुड इन मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस, नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। सो ये एक मेथड्स हैं जो बेसिकली यूज होते हैं स्टेटमेंट से प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करने के लिए और प्रोपोजिशन से स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा इसमें से वो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपने वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपने कंपाउंड प्रोपोजिशन बनानी है या सिंबॉलिक फॉर्म उसकी लिखनी है। आप डिफरेंट तरह से मतलब क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि आप सिंबॉलिकली लिख दो या कंपाउंड प्रोपोजिशन लिख दो या फिर आप किसी सेंटेंस की फॉर्म में लिख दो, राइट। लेकिन आपने स्टेटमेंट नहीं यूज़ करनी, एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं यूज़ करनी, आपने उसकी जगह पी क्यू आर की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है किसी भी स्टेटमेंट को। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। इससे भी आपने सीखा क्या है, ये अबव जो हमने ये सारा काम किया है इससे आपने सीखा ये है कि बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं आप उनको शॉर्ट करके उनके उनमें डिफरेंट कनेक्टिव्स को यूज़ करते हुए उनको ट्रू फॉल्स किस तरह से कर सकते हैं। आप ये कैसे देख सकते हैं कि आप बड़ी स्टेटमेंट्स को शॉर्ट करके और उनका एनालिसिस करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। सो उन्हीं के एनालिसिस के लिए बेसिकली बहुत ही एक कन्वीनियंट मेथड है जो कि यूज़ होता है, उसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। शायद आपने इसका नाम भी सुना हो। ट्रूथ टेबल बेसिकली कंपाउंड प्रोपोजिशंस को देखने के लिए कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, हम बेसिकली ट्रूथ टेबल यूज़ करते हैं। सो कंपाउंड प्रोपोजिशन, जैसे ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट लिखी है, कंपाउंड प्रोपोजिशन लिखी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा कि अच्छा यार ये ट्रू है या फॉल्स है। सो 3 वेरिएबल्स हैं, सो 3 वेरिएबल्स के अगेंस्ट क्या ये पॉसिबली ट्रू है या फॉल्स है, इसका पूरा ट्रूथ टेबल बनेगा। सो हर एक जो भी कनेक्टिव हमने पढ़ा है उसके अगेंस्ट एक पूरा ट्रूथ टेबल बनेगा। सो फॉर एग्जांपल निगेशन का हमने पढ़ा है, निगेशन में हम जो भी हमें पी स्टेटमेंट दी जाती है हम उसका उलट कर देते हैं। सो ट्रूथ टेबल बन जाएगा कि अगर उसमें ट्रू आपने दी है वैल्यू तो निगेशन के अंदर फॉल्स चली जाएगी। इसी तरह से अगर आपने फॉल्स दी है स्टेटमेंट के अंदर, पी स्टेटमेंट के अंदर, तो निगेशन के अंदर ट्रू चली जाएगी। सो उसके बाद कंजंक्शन आ जाती है। कंजंक्शन में क्या होता है, आपका एंड गेट आ जाता है। एंड गेट क्या है, एंड गेट के अंदर आपके पास जैसे अब पी और क्यू 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 2 आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 2 रेज़ टू द पावर 2 कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। सो ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है और फॉल्स फॉल्स है। यही 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इस स्टेटमेंट की, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती 2 वेरिएबल्स के अगेंस्ट। सो जब भी कभी आपको बताया गया हो कि इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और आपने बताना है कि जी कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जी बताएं कि लेट्स से 4 वेरिएबल्स हैं आपके पी क्यू आर एस,
जिसके अंदर वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्रूथ टेबल के अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेंगी? तो वो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो बनेंगी 2⁴। सो 4 का मतलब ये कि 4 वेरिएबल्स आपने यूज़ किए हैं। सो 2⁴ इज 16। सो टोटल नंबर ऑफ जो रोज़ बन जाएंगी यहाँ पर वो 16 रोज़ बन जाएंगी। सो फॉर एग्जांपल आपने अभी आपके पास दो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं P और Q, तो आपने दो पॉसिबिलिटीज़ के अगेंस्ट, दो स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट 4 पॉसिबिलिटीज़ आपने डेवलप कर ली। सो यहाँ पे जब 4 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास डेवलप हो गई हैं, अब आपने उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। सो कंजंक्शन के अंदर क्या होता है कि आंसर ट्रू तभी आएगा जब P और Q दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। सो आंसर में ये देखें, ये ट्रू तभी आ रहा है जब ये दोनों P और Q स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, राइट। इसी तरह से डिसजंक्शन है, इंक्लूसिव और भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसके ट्रूथ टेबल में हमेशा आंसर आपका ट्रू आता है तब तक जब तक कि एक भी पॉसिबल स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू हो गई है तो आपका टोटल आंसर ट्रू आ जाता है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये देखिए टोटल आंसर आपका फॉल्स आ जाएगा, ठीक है जी। सो इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, ये वीडियो यूट्यूब पर भी चली जाएगी, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, उसके अंदर आप क्वेश्चन कर लीजिए। लेक्चर नंबर 2 में बेसिकली हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल निगेशन ऑफ P एंड Q है, तो उसका हमने ट्रूथ टेबल डेवलप करना है। सो P और Q के अगेंस्ट ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को लिखने का एक वे आउट है, एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार क्या है? फॉर एग्जांपल आपके दो वेरिएबल्स हैं, एक P है और एक Q है। सो P में एक स्टेटमेंट पड़ी है, Q में दूसरी स्टेटमेंट पड़ी है। सो दो वेरिएबल्स हैं आपके, तो दो वेरिएबल्स के अगेंस्ट आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2⁻² बन गई, 4 पॉसिबिलिटीज बन गई। ये देख रहे हैं आप, चार रोज हैं बेसिकली। सो 4 रोज को हमने लिखना किस तरह से? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कोई एक पॉसिबिलिटी बाद में मिस कर जाएं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, तो उस पॉसिबिलिटी को हम इस तरह से लिखें कि हमारी सारी पॉसिबिलिटीज लिखी जाएं। उसका तरीकाकार ये है कि आप P स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अगर आपके दो वेरिएबल्स हैं तो 2 दफ़ा ट्रू लिखें शुरू में, P के 2 दफ़ा ट्रू लिखें, 2 दफ़ा फॉल्स लिखें। Q में 1 दफ़ा ट्रू लिखें, 1 दफ़ा फॉल्स लिखें, फिर ट्रू लिखें, फिर फॉल्स लिखें। आपकी टोटल नंबर पॉसिबिलिटीज पूरी हो जाएंगी। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 2⁻³ आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। तो आप जो P वेरिएबल लेंगे, Q लेंगे और एक R भी नया वेरिएबल होगा, तो P के अंदर 4 दफ़ा ट्रू लिखेंगे, फिर 4 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे। ये देखें, 4 दफ़ा ट्रू लिखेंगे, 4 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे। फिर Q के अंदर 2 दफ़ा ट्रू लिखेंगे, 2 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे, फिर 2 दफ़ा ट्रू लिखेंगे, फिर 2 दफ़ा फॉल्स लिखेंगे। फिर R में 1 दफ़ा ट्रू, फिर 1 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, फिर इसी तरह से 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, फिर 1 दफ़ा ट्रू, फिर 1 दफ़ा फॉल्स। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अगेंस्ट 3 वेरिएबल्स आपकी पूरी हो जाएंगी, राइट। तो आपका बाकी काम इजी है। आप मतलब आपने निगेशन ऑफ P निकालना है, तो P के अंदर जो लिखा है आप उसका उलट लिखते जा रहे हैं। इसी तरह से निगेशन ऑफ P एंड Q निकालना है, तो आपके लिए इजी है। निगेशन ऑफ P में जो लिखा हुआ है उसका एंड गेट है Q के साथ, फॉल्स ट्रू है, एंड गेट में फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाता है आंसर एंड गेट में, राइट जी। ये 3 वेरिएबल्स की एक एग्जांपल देखें जिसके अंदर आपके पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 8 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। आप देख रहे होंगे कि 8 आपकी रोज़ हैं, जिसके अंदर से P स्टेटमेंट के अंदर 4 ट्रू लिख दिए पहले, फिर 4 फॉल्स लिख दिए, फिर Q के अंदर 2 दफ़ा ट्रू, 2 दफ़ा फॉल्स, 2 दफ़ा ट्रू, फिर 2 दफ़ा फॉल्स, फिर R स्टेटमेंट के अंदर 1 दफ़ा ट्रू, फिर 1 दफ़ा फॉल्स, फिर 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, इस तरह से आपने लिख दिया। नाउ ये आपके पास ये सेकंड वाली स्टेटमेंट पड़ी हुई है, इसके अंदर आप पहले नेगेशन ऑफ R निकालेंगे।
फिर आप जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं कि जो ब्रैकेट्स होती हैं वो पहले सॉल्व होती हैं, सो क्यू और निगेशन ऑफ आर निकालेंगे। सो निगेशन ऑफ आर जब निकालेंगे तो जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है आप देख रहे हैं कि इसका उलट लिखा जाएगा यहाँ पर, राइट। सो ये आप अपने पास प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद से क्यू और निगेशन ऑफ आर आपने निकाला अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सो क्यू और निगेशन, और का मतलब ये है कि अगर एक भी ट्रू हो गया तो टोटल आंसर ट्रू आएगा। सो क्यू में आपके ट्रू पड़ा हुआ है, आपका आंसर ट्रू आ गया। क्यू में आंसर ट्रू पड़ा हुआ है, आपका आंसर ट्रू आ गया। फॉल्स पड़ा हुआ है तो आपने देखना है कि दूसरा ट्रू है या नहीं है। सो दूसरा भी फॉल्स है तो टोटल आंसर आपका फॉल्स आ गया। सो क्यू में फॉल्स है और निगेशन ऑफ आर में ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आ गया। इसी तरह से क्यू में ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आ गया। मतलब एक भी अगर आपकी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई तो और गेट के अंदर आपका आंसर ट्रू आएगा। फिर आपने निगेशन ऑफ पी निकाला अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ पी निकालने के बाद आपने ओवरऑल ये आंसर निकाला। आई होप कि आप अपने पास पेज पे इसको ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करोगे खुद विदाउट लुकिंग इनटू दिस आंसर। ये पहले से बना हुआ ट्रुथ टेबल है, आपने अपने पास कागज़ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद आप इसको यहाँ से टैली कर लो और चेक कर लो कि आप को ट्रुथ टेबल की कितनी प्रैक्टिस हो गई है। इसी तरह से ये थर्ड एग्जाम्पल है एक, इसमें भी पहले आप P और Q है आपके पास, तो आपके पास अगेन 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी क्योंकि आपका तीसरा कोई वेरिएबल नहीं है। सो P और Q निकालेंगे और P एंड Q निकालेंगे। फिर आप निगेशन ऑफ P एंड Q निकालेंगे और फिर P और Q और इन ये जो दूसरी स्टेटमेंट बनेगी इसके दरमियान में एंड गेट आ जाएगा। सो एंड गेट में अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू आंसर आएगा। सो इसकी भी प्रैक्टिस आप करें, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगेगा। ये आप कागज़ पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद वी हैव अनदर गेट दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट को एक्स और गेट भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी सिंबल है। और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो भी सेपरेट यहाँ पर बना हुआ है, जिस तरह से और गेट का बना है, एंड गेट का बना है और आपके पास नोट गेट का बना है। इसी तरह से एक्सक्लूसिव और गेट का भी ये ट्रुथ टेबल बना हुआ है। एक्सक्लूसिव और गेट क्या कहता है? ये कहता है कि यार जब ही मेरी P स्टेटमेंट Q स्टेटमेंट से डिफरेंट होगी तो मेरा आंसर जो एक्सक्लूसिव और गेट का है वो ट्रू आएगा। ये देखें, अगर P स्टेटमेंट में ट्रू है और Q स्टेटमेंट में फॉल्स है तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जब ये डिफरेंट हैं तो आपका टोटल आंसर ट्रू आ रहा है, आउटकम जो आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। इसी तरह से पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ये दोनों भी डिफरेंट है तो इस आंसर आपका ट्रू आ रहा है। यहाँ पर आपके दोनों आंसर सेम है तो आपका आंसर फॉल्स आ रहा है। यहाँ पर भी आपके दोनों आंसर सेम है, दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो फॉल्स हैं तो आपका टोटल आंसर भी फॉल्स आ रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एग्जांपल थी, ये अबव ये जो एग्जांपल थी यही उसने सॉल्व की हुई है, ये वाली। सो आगे चलते हैं। सो ये प्रूफ हम करना चाहते हैं कि जी ये जो P एक्सक्लूसिव और Q है ये बेसिकली इसके इक्विवेलेंट है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है आगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हम P एक्सक्लूसिव और Q के अगेंस्ट ये आपकी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये इसका ट्रूथ टेबल बना हुआ है, राइट। और दो ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं, सेम है तो फॉल्स आंसर आ रहा है, दोनों डिफरेंट है तो आपका आंसर ट्रू आ रहा है। यहाँ पर आप गौर से देखें कि जब आप ये कैलकुलेट करते हैं इसका ट्रूथ टेबल, ये जो प्रोपोजिशन लिखी हुई है कंपाउंड, तो देखें दोनों का आंसर मैच कर रहा है, इन दोनों का, इसका और ऊपर एक्सक्लूसिव और गेट का, राइट। सो ये फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है और ये नीचे भी फॉल्स है। तो आपका टोटल आंसर जब इस तरह से इक्विवेलेंट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये इसके इक्विवेलेंट है, मतलब ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लें आप, ये सेम ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है जी। उसके बाद लॉजिकली इक्विवेलेंस आ जाती है। लॉजिकली इक्विवेलेंस करने का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर एग्जांपल दी है जिस तरह से कि आप लेफ्ट हैंड साइड है, इक्विवेलेंट का साइन है, ये जो इक्वल टू का साइन है, इसके ऊपर एक और लाइन लगा दी उन्होंने, ये इक्विवेलेंस का साइन होता है। इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। आपने जैसे मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वलेंट आ जाए तो आप कहते हैं कि जी ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसके यहाँ पर हम कहेंगे कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं।
कोई फ़र्क नहीं है सच, सिर्फ प्रोपोजिशन का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे आ सकती है? फॉर एग्जांपल आपके पास डबल नेगेशन की एक प्रॉपर्टी है। डबल नेगेशन की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास P एक स्टेटमेंट है और अगर आपकी नेगेशन लेते हैं और उस नेगेशन की आप अगेन नेगेशन ले लेते हैं तो वो एक्चुअली P के इक्वल आ जाती है। सो ये उसका नीचे ट्रूथ टेबल बना हुआ है कि अगर ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स होगी और उस नेगेशन की अगेन नेगेशन अगर लेंगे तो वो मज़ीद ट्रू हो जाएगी। ये जब ट्रू होगी तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा जो वैल्यू P की थी। इसको डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल है जिसमें एक सिंपल फॉर्म दी हुई है कि इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। अगर आपने इसका नेगेटिव डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी लगानी हो तो आप लिखेंगे P के अगेंस्ट लिख देंगे आई एम हैप्पी, नेगेशन ऑफ P में लिख देंगे आई एम नॉट हैप्पी, नेगेशन ऑफ P में लिख देंगे इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। सो दैट इज़ आल्सो इक्विवेलेंट टू P, दैट मीन्स दैट आई एम हैप्पी, राइट। उसके बाद ये लॉजिकल इक्विवेलेंस आ जाती है। ये आपके पास लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। आपने प्रूफ करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। तो यहाँ पर नीचे इसका ट्रूथ टेबल बना हुआ है जिसमें प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ये देखें, फॉल्स फॉल्स आ रहा है, ट्रू फॉल्स आ रहा है, ट्रू फॉल्स आ रहा है, ट्रू ट्रू आ रहा है। सो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। सो यू विल से कि कहाँ कहाँ ये डिफ़र कर रहे हैं, किधर किधर डिफ़र कर रहे हैं ये। सो यहाँ पर डिफ़र कर रहे हैं, जहाँ पर ये ट्रू है वहाँ पे ये फॉल्स है, यहाँ पे ये ट्रू है, यहाँ पे ये फॉल्स है। सो डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज इन रोज टू एंड रो 3 ये प्रूफ कर रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो सी है वो राइट हैंड साइड की इक्विवेलेंट नहीं है। सो आपने कागज़ पे इसको ड्रॉ करना है पूरा और फिर आपने इस यहाँ से टैली कर लेना है अपना आंसर कि आपका आंसर टैली कर रहा है या नहीं। उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ आ जाता है। डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करने का भी तरीकाकार है, वही ट्रूथ टेबल का तरीकाकार है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है। और इसी तरह से ये दूसरा लॉ है जो और का है, इसकी भी एक लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। आप अपने पास ट्रूथ टेबल बनाएं इसके और इन दोनों को प्रूफ करें, इन दोनों लॉज को, कि ये दोनों इक्वल हैं। उसके लिए एक वीडियो है, वो वीडियो आप देख लीजिए। Okay, in this video we're going to take an intuitive approach to De Morgan's laws, which apply to logical statements and negations. And I want you to realize that you don't need to memorize these laws, but you can think of them in a way that makes sense. So you can always take them with you wherever you go. And the idea is that, and the laws state that if you negate, this is the negation sign, P and Q, what is logically equivalent to this? So in other words, if you take P and Q and you're always taking the opposite of that, is there another way to do that? Well, there is. If you almost think of the distributive property in some senses, you can distribute this sign. So it becomes, instead of P, you have not P. When you distribute to the sign, instead of and, you have or. And instead of Q, you have not Q. And these things are logically equivalent. And the idea is that, well, let's say we have a truth table with P and Q, right? So we can have P be true and Q be true. We can have one true and one false, and the reverse, right? Or we can have them both false. Now, if we have P and Q, what's going to happen? Well, the end statement's only true when both items are true. Otherwise, it's false, right? Okay, so it's only true in the first case. Now, what happens if we negate that? So not P and Q. Okay, so that means we have the opposite. So instead of true, we have false. Instead of false, false, and false, we have true, true, and true. And we're saying here that this is also logically equivalent. So not P or not Q. But let's first find not P and then find not Q. So basically now we're going to reverse these signs. So we have false, false, true, and true. I'm just reversing these 1, 2, 3, 4 there. And the same thing with the Q, we're going to reverse them. So whenever it's true, it becomes false. Whenever it's false, it becomes true. Right? So we have, and sorry, my handwriting's a little sloppy, I realize. We have false, true, true. So now we have not P or not Q.
right? That's what we're finding. So if we're correct here, and this is why there's no need to memorize, we should get the exact same thing that we get here, because if they're logically equivalent, they'll give us the same output of false and true. If it's not correct, if we made a mistake somewhere, often students forget, is it or is it and? Which one do we do? I can't remember it. Well, plug it into the table here and see which one works. So here, let's plug this in. So first we have an or statement to deal with, and first we have two false statements. That means when you have an or statement and they're both false, it's still false. If one of them is true, it's true. False, true. True, false is true. And then lastly, true or true is true. So here we get false and then true, 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 which is equivalent to this statement right here. So these two things are equal. That's the first part of De Morgan's law. And the second part follows a similar idea. The second part just says, okay, well, what if we're negating, let's negate P or Q? What's going to happen? As you might predict, a very similar thing will happen here. We negate P and get not P. We negate the or sign and we get N, then we negate Q and we get not Q. And if we don't believe that this is true, we can set up a truth table to test the validity. So let's do that real quick, because like I said, I really believe there's no need to memorize any of this here. So again, we start with P and Q, though I should do lowercase q, because that's what I'm writing up here. So P could be true, and so could Q. We can have true and false, we can have false and true, or both terms could be false, right? Okay, if that's true, we're trying to test an or statement here, so let's find out P or Q. Well, remember, with an or statement, you only have a false result if both terms are false. So that means we'll have true, 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 and false. Now we're negating that statement, right? We're saying not P or Q, so that would mean, if we follow, of course, the order of operations, we solve parentheses first and then negate that. So that means we'll get the opposite results. We'll get false, 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 and true. So we're trying to determine, is this logically equivalent? Not P and not Q. So what I would do then is list out not P, list out not Q, to see what's happening. And this again is just going to reverse all of our truth values in the first two columns. So we get false, false, true, and true, and false, true, false, true. So we can finish this off finally by saying, well, what's the value of not P and not Q? So with an AND statement, again, you only have a true result when both terms are true. So here, right, true and true is true, otherwise we have false results, right? We're looking at these combinations here. So that means we get false, 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 true, which is exactly the same thing that we got with originally. So these two are equal, and this is in fact correct. So we can quickly set up these truth tables to evaluate. So आपने देखा कि डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली प्रूव किया है इसने कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट कैसे आ रही है, राइट? सो आपने क्या करना है कि आपने अपने पास प्रैक्टिस करनी है ये जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके अगेंस्ट, राइट? उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड टटोलॉजी. टटोलॉजी क्या चीज़ होती है? टटोलॉजी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमेशा ट्रू ही होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप P लिखें और नेगेशन ऑफ P लिखें, और P और नेगेशन ऑफ P एक कंपाउंड स्टेटमेंट है या सिंपल स्टेटमेंट कह लें आप, ये हमेशा टटोलॉजी होगी. आपने प्रूफ करना है कि ये टटोलॉजी है. सो आप क्या करेंगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे. अगर इसकी सारी की सारी वैल्यूज ट्रू आ जाएंगी तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी दैट इज़ कॉल्ड अ टटोलॉजी. इसी तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है. कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन में सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी फॉल्स आ रही होती हैं. जो स्टेटमेंट आपकी है वो ओवरऑल फॉल्स हो रही होती है, कंपाउंड स्टेटमेंट. सो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं. आप इसको भी ट्रुथ टेबल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये टोटोलॉजी है या नहीं है. सो टोटोलॉजी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है फॉर एग्जांपल, और इक्विवेलेंट टू P लिख दिया इसने, तो P में ट्रू और फॉल्स आ रहा है और टोटोलॉजी में ट्रू ट्रू है, क्योंकि टोटोलॉजी में तो सारी स्टेटमेंट ही ट्रू होती है. सो सारी पॉसिबिलिटीज़ ही ट्रू हो जाएंगी इसमें. इसी तरह से P एंड कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे तो वो इक्वल टू कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा. सो
ये इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरी एक कंपाउंड प्रोपोजिशन दी हुई है और कहा गया है कि इसका ट्रूथ टेबल बना के देखें कि आपका टोटल आंसर जो सा वो टोटोलॉजी है या नहीं। सो ये आप कागज़ पे सॉल्व करोगे और फिर चेक करोगे यहाँ पर हैंडआउट्स में। सो टैली करोगे तो आंसर आपका मैच करना चाहिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। इसी तरह से एक और प्रोपोजिशन है, उसके अगेंस्ट कहा गया है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है, ये भी आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके चेक करोगे कि क्या ये आपका आंसर जो है वो सारों का फॉल्स आ रहा है या नहीं आ रहा। देन देयर आर लॉज ऑफ लॉजिक। लॉज ऑफ लॉजिक के अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है। कम्यूटेटिव लॉ, ये सारे लॉ आपने ट्रूथ टेबल के थ्रू कोशिश करना है कि आप प्रूव करके चेक करो कि ये सही है या नहीं। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, ये सारी प्रोपोजिशंस लिखी हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। अगर आप इसको किसी एक को प्रूव करना चाहते हैं ट्रूथ टेबल के थ्रू कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो आप पेज पे ऊपर ड्रॉ करना आपने सीख लिया कि ट्रूथ टेबल किस तरह ड्रॉ किया जाता है। आपने ट्रूथ टेबल बना के चेक कर लेना है, ठीक है। इन लॉज को आपने बेसिकली यूज़ करना है टू शॉर्टन योर कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अपनी जो बड़ी बड़ी कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारे पास बड़ी बड़ी प्रोपोजिशंस लिखी आएंगी, उनको शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, ये लॉज आपके यूज़ होंगे। सो आपने इनको पहले तो आपने इनको प्रूव करना है अपने पास ट्रूथ टेबल में। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इनको यूज़ करना सीखना है, ताकि आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जो लिखी गई होती हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स, आप उनको शॉर्ट कर सकें।